सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ हिस्ट्री के। ठीक है, क्लास 10 इतिहास के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन मैं इसमें बताऊँगा सब्जेक्टिव, जितना क्वेश्चन आंसर मैं आपको इसमें बताऊँगा, आप बस केवल उतना पढ़ लीजिए। टर्म 1 में या टर्म 2 में, ठीक है, ये दोनों में काम आएगा। ठीक है, तो टर्म 1 के लिए तो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद का उदय, ये दोनों चैप्टर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग टर्म 1 का देखेंगे, क्योंकि टर्म 1 में भी जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और दूसरा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद का उदय, ये दोनों चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और जितना मैं आपको बताऊंगा इसमें केवल उसी में से आएगा। ठीक है, केवल उसी में से आएगा। अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो अलग से आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इतिहास में। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, मैं 20-25 क्वेश्चंस बताऊंगा पहले चैप्टर में, जो कि जितने भी प्रश्न आपके आएंगे ना एग्जाम में सब इसी में से ही आएंगे। ठीक है, इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा, ये बात आप लोग 100% गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, अगर आप कॉपी पेन लेकर के नोट करते जाएं तो और भी बढ़िया होगा। ठीक है, आपको लिखने का भी प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ होता है कि अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना। ठीक है, दूसरे अर्थों में अगर बात करें तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। ठीक है, अगर आ जाए राष्ट्रवाद क्या है तो ऐसे आंसर लिख देना है। ठीक है, ये सब ऐसे मतलब लिखने में जितना वर्ड में आपको लिखने के लिए बोला गया है, अगर उतने वर्ड में आप लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलने का चांस रहता है। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। तो यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति के पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजातवर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधियों से बाहर कर दिया और उसे वास्तविक एवं राजनैतिक रूपरेखा प्रदान की। इससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की सुधारवादी नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। ठीक है, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। अब तीसरे का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर तीसरा का भी क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कि 1830 की जुलाई की क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो 1830 की जुलाई क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में निरंकुश राजशाही का स्थान संवैधानिक गणतंत्र ने ले लिया। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा फ्रांस में उदारवादी मध्यम वर्ग का राजनीतिक महत्व बढ़ गया। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने बहुत ही जो है देखा होगा, कई
कई बार एग्जाम में आया भी है और आ भी सकता है, ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट समझ लीजिएगा। तो 1830 की क्रांति के बाद जो लुई फिलिप थे वो फ्रांस का राजा बना। उसके अपने विरोधियों को खुश करने के लिए, ठीक है, उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया, ठीक है, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। फिलिप के पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में कोई सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त हो गई। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। राजा ने इस पर रोक लगा दी, ठीक है। अतः पेरिस में विरोध प्रदर्शन हुए और जुलूस निकाले गए। इस पर पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें अनेक लोग मारे गए। अतः दमनकारी नीति अपनाए जाने के कारण 1848 ईस्वी की क्रांति आरंभ हो गई, ठीक है। ये कारण थे। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 1830 और 1848 के क्रांतियों की सामान्य विशेषताएं क्या थी। तो देखिए 1830 और 1848 की जो क्रांति है उसमें जो विशेषताएं थी, कॉमन विशेषताएं, वो क्या थी। तो सभी क्रांतिकारी प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासन की समाप्ति चाहते थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि वे उदारवाद और राष्ट्रवाद के समर्थक थे। और तीसरा पॉइंट कि वे वैधानिक शासन की मांग कर रहे थे, ठीक है। और दोनों क्रांतियों की एक मुख्य विशेषता यह भी थी कि स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा मुख्य मुद्दा था, ठीक है। यानी नागरिकों के जो अधिकारों की सुरक्षा था उसका वह मुख्य मुद्दा बन गया था। बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा कीजिए। छठा क्वेश्चन है, बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा कीजिए, ठीक है। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह विख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ थे। फ्रैंकफर्ट संसद में उसने भाग लिया। वे रूस और फ्रांस में राजदूत भी रहे। 1862 में वह प्रसा का चांसलर बना। सर्वप्रथम बिस्मार्क ने प्रसा की आर्थिक और सैनिक शक्ति सुदृढ़ की। तत्पश्चात उसने डेनमार्क यानी 1864 में, ऑस्ट्रिया और 1866 में सोडोवा का युद्ध तथा फ्रांस में जो है 1870 में सीडान का युद्ध को पराजित कर जर्मनी का एकीकरण किया, ठीक है। सब नोट करते जाइएगा आप लोग तो काफ़ी अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन है कि लौह एवं रक्त की नीति क्या थी। तो लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकरण करना था। और 8वां क्वेश्चन है कि मेटरनिख कौन था और यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात है। तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वह घोर प्रतिक्रियावादी था और क्रांति संदेशों का कट्टर विरोधी एवं पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थक था। उसने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित की उसे मेटरनिख व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मेटरनिख व्यवस्था किसे कहा जाता है, तो जो यूरोप में उसने जितनी भी जिस प्रकार की व्यवस्था स्थापित की उसने, उसी को मेटरनिख व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है, मेटरनिख ने। अब देखिए अपनी इसी व्यवस्था के कारण वह यूरोपीय इतिहास में विख्यात है। क्वेश्चन यहाँ पर है कि यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात है। तो इसी व्यवस्था के कारण वह यूरोपीय इतिहास में विख्यात है। किस व्यवस्था के कारण? मेटरनिख व्यवस्था के कारण, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाए तो भी आप लोग बना लीजिएगा। तो मेटरनिख युग क्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आ गया। ये क्वेश्चन है ना 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है।
ये सब छोटे छोटे जो क्वेश्चंस है इस 2 नंबर में आ सकते हैं। तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था तथा राष्ट्रवाद एवं गणतंत्र का विरोधी था। 1848 की क्रांति के द्वारा मेटरनिख युग की समाप्ति हो गई। जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? अगला क्वेश्चन, जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? ठीक है, तो जर्मन राइन महासंघ की स्थापना है वो नेपोलियन ने की थी। ठीक है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? तो किसने की? नेपोलियन ने की थी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण कैसे हुआ? ठीक है, तो 1815 से 48 के मध्य जर्मनी में औद्योगिकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार हो गई और कोयला और खनिज उद्योग का विकास हुआ। रेल लाइनों का प्रसार हुआ और 1834 में प्रशा की पहल पर जलवे राइन शुल्क संघ की स्थापना हुई। ठीक है, इस प्रकार जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण हुआ था। ठीक है, एक ऐसे इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। अगला 12वां क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी में एकीकरण हुआ तो उसमें क्या क्या बाधाएं आई? तो जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित मुख्य बाधाएं थी। पहला कि लगभग 300 छोटे छोटे बड़े राज्य बटे हुए थे, छोटे बड़े राज्यों में बटे हुए थे 300। ठीक है, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं भी थी इनमें। ठीक है, और तीसरा है कि राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था इनमें, और ऑस्ट्रिया की हस्तक्षेप तथा मेटरनिख की प्रतिक्रिया नीति। ठीक है, ये सब काफ़ी ज़्यादा प्रभावी थे, इसलिए बाधाएं बन रहे थे जर्मनी के एकीकरण में। अगला 13वां क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में काबुर की भूमिका का उल्लेख करें अथवा काबुर की संक्षिप्त परिचय दें। ठीक है, तो काबुर को इटली के एकीकरण का राजनीतिज्ञ कहा जाता है। 1850 में वह सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुअल का मंत्री था एवं 1852 में प्रधानमंत्री बन गया। उसने सैनिक और आर्थिक सुधारों द्वारा सार्डिनिया की स्थिति सुदृढ़ की। पेरिस शांति सम्मेलन में उसने इटली के एकीकरण का प्रश्न उठाया। 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित कर काबुर ने लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो काबुर ये था जो अधिकार किया था लोम्बार्डी पर। ठीक है, अब गैरिबाल्डी कौन था? तो गैरिबाल्डी कौन था? तो इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी अथवा गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपको लिखना होगा कि इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण, ठीक है, गैरिबाल्डी की तलवार ने पूरा किया। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाए। ठीक है, लाल कुर्ती किसने जो है टुकड़ी बनाई थी? किसने सैनिकों की टुकड़ी बनाई थी लाल कुर्ती, जिसका नाम रखा गया था? किसने बनाई थी? गैरिबाल्डी ने बनाई थी। ठीक है, इसकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर दिया और वहां गणतंत्र की स्थापना की। वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काबुल ने इसकी अनुमति नहीं दी। ठीक है, यानी जो गैरिबाल्डी था वो पोप पर भी आक्रमण करना चाहता था, पोप के राज्य पर भी, लेकिन जो है काबुल ने अनुमति नहीं दी थी। अगला 16वां क्वेश्चन है कि चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? तो किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? इंग्लैंड में हुआ। 16वां क्वेश्चन है कि अंसर्ट रेनन ने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया? तो फ्रांसीसी दार्शनिक अंसर्ट रेनन ने 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की व्याख्या की। रेनन ने राष्ट्रवाद की एक नई और व्यापक परिभाषा दी, जिसके अनुसार राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है।
ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस सम्मेलन में फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना की गई? तो 1815 द्वारा फ्रांस में बूढ़े राजवंश की पुनर्स्थापना की गई थी। ठीक है, बूढ़े राजवंश की स्थापना की गई थी, पुनर्स्थापना। 18वां क्वेश्चन है कि हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन में कोसुद के योगदान का वर्णन करें। तो हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कोसुद तथा फ्रांसिस ड्यूक ने किया था। कोसुद लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। उसने वर्गहीन समाज के विचारों से जनता को परिचित कराया, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कोसुद ऑस्ट्रियाई अधीनता का विरोध कर यहाँ की व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए क्या किया? ठीक है, उन्होंने क्या कदम उठाए? तो जो फ्रांसीसी क्रांति आरंभ होने के साथ ही क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय और सामूहिक पहचान की भावना जगाने वाले कार्य किए। पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्दों द्वारा फ्रांसीसियों में एक सामूहिक भावना और पहचान बढ़ाने का प्रयास किया गया। नए संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार देकर समानता की स्थापना पर बल दिया गया और राजवंशीय झंडा के स्थान पर राष्ट्र ध्वज के रूप में नया फ्रांसीसी झंडा अपनाया गया, जो तिरंगा था। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, तो इस तरह किया गया। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस की क्या उपलब्धियां हैं? ठीक है, वियना कांग्रेस ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की थी? तो वियना सम्मेलन की मुख्य उपलब्धियां थीं, जैसे नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया और फ्रांस में स्पेन में बूढ़े राजवंश को फिर स्थापित किया गया और फ्रांस में लुईस जो 18वां को राजगद्दी सौंपी गई और इटली में ऑस्ट्रियाई राज परिवार को सत्ता सौंपी गई। नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों के जर्मनी महासंघ को भंग नहीं किया गया। इस प्रकार वियना व्यवस्था द्वारा यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन कर पुरानी सत्ता को बहाल किया गया। ठीक है, तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? तो इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रक्रियाएं चल रही थी। इटली के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया बाधक बना हुआ था। 1830 की क्रांति के बाद इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। मैजिनी ने इन नागरिक आंदोलनों का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलनों को दबा दिया गया, जिससे इटली का एकीकरण रुक गया और जर्मनी में भी राष्ट्रवादी भावना को कुचलने में ऑस्ट्रिया ने मेटरनिख द्वारा दमनकारी कानून कासवाद के आदेश को जारी किया। ठीक है, अतः दोनों देशों के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधक बन गया था। इसके बाद हम लोग 22वां क्वेश्चन बात करते हैं कि हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा या रट लीजिएगा या समझ लीजिएगा, तभी आप लिख पाएंगे, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट है वो आएगा ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही नहीं मैं कह रहा हूँ। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसा का राजा विलियम प्रथम ने प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री यानी चांसलर नियुक्त किया। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों के द्वारा
प्रशा की स्थिति मजबूत की, इससे सैनिक शक्ति सुदृढ़ हुई। प्रशा के एकीकरण के लिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। इसके परिणाम स्वरूप ही यूरोप के नक्शे पर एकीकृत जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ। ठीक है, यानी बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाए तो भी आप आंसर आप लोग लिख सकते हैं, इतना तो समझदार हैं आप लोग। इसके बाद अगला है कि विलियम फर्स्ट के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? तो विलियम प्रथम प्रशा काम राजा जानता था कि, ठीक है, यानी जो विलियम प्रथम था वो राजा जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। 1862 में विलियम प्रथम ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी की समस्या का समाधान प्रशा के नेतृत्व में रक्त और तलवार की नीति से होगा। अतः अगर विलियम प्रथम बिस्मार्क को चांसलर न बनाया होता तो बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण असंभव प्रतीत होता। ठीक है, अगर आ जाए क्वेश्चन तो ऐसा आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग याद ही कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों का उल्लेख करें। तो 1932 में यूनान को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया था, और यद्यपि इस प्रक्रिया में गणतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी, परंतु एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय ने मैटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति को गहरी ठेस लगाई। प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध राष्ट्रवाद की विजय हुई। यूनानियों के विजय से 1830 के क्रांतिकारियों की प्रेरणा मिली। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र के अन्य ईसाई राज्यों में भी राष्ट्रवादी आंदोलन आरंभ करने की चाह बढ़ी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक क्यों बुलाई गई और इसका क्या परिणाम हुआ। ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रैंकफर्ट संसद को जो बैठक बुलाने का मुख्य उद्देश्य था वो जर्मन राष्ट्र के निर्माण को योजना बनाना था। ठीक है, जर्मन राष्ट्र के निर्माण की योजना बनाना था। इसके अनुसार जर्मन राष्ट्र का प्रधान एक राजा को बनाना था जिसे संसद के नियंत्रण में काम करना था, तथा जर्मनी का एकीकरण उसी के नेतृत्व में होना था। लेकिन जब प्रशा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने यह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो उसके परिणाम स्वरूप असेंबली भंग हो गई तथा जर्मनी का एकीकरण पूरा नहीं हो सका। ठीक है, तो फ्रैंकफर्ट संसद इसलिए बुलाई गई थी ताकि जर्मनी का एकीकरण किया जा सके। लेकिन जो जो प्रशा के राजा थे फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जिससे असेंबली भंग हो गई। इसके बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए हम लोग दूसरे चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि टर्म 1 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर ये दोनों इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए अब दूसरा चैप्टर को भी ज़रूर देखिए। तो चलिए हम लोग दूसरा चैप्टर की तरफ चलते हैं।